हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है वॉरियर सीरीज। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और ये क्लास आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, तो इसे ज़रूर देखें। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम सितंबर में है, तो अब सिर्फ आपके पास 2 महीने ही बचे हैं। तो इन 2 महीनों में कड़ी तैयारी करें आप हमारे साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बेल मोहर किस निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बेल मोहर, ठीक है, यह किस स्थल से प्राप्त हुई थी? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या चन्हुदड़ो? तो यह प्राप्त हुई थी हड़प्पा से, ठीक है। बेल मोहर जो प्राप्त हुई थी हड़प्पा से, ठीक है। फिर हम बात करें कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, ठीक है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान पंजाब प्रांत के रावी नदी तट पर स्थित है। रावी नदी तट पर स्थित है। ओके, हड़प्पा। फिर हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से हमें बेल मोहर प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अलावा हमें तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, ठीक है, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण और मछुआरे के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हड़प्पा से। तांबे की इक्का गाड़ी, कांस्य दर्पण, उर्वरता की देवी और मछुआरे के चित्र प्राप्त हुए हैं हमें, ठीक है। फिर हम बात करें लोथल की। लोथल की खोज कब और किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी 1954 में। और इसकी खोज हुई थी अमलानंद SR राव, ठीक है। 1954 में SR राव ने, ठीक है, लोथल की खोज की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है लोथल, ठीक है। फिर हम बात करें कालीबंगा, इसकी खोज कब और किसने की? तो इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा में बने शहर में सड़कें, नालियां और निकासी सिस्टम स्थित थे, ठीक है, निकासी सिस्टम थे। ओके, फिर इसके बाद बात करें हम चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो की खोज 1931 में की थी NG मजूमदार ने, ठीक है। NG मजूमदार ने चन्हुदड़ो की खोज की थी 1931 में, ठीक है। चन्हुदड़ो यहाँ पर मनके बनाने का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है ना। चन्हुदड़ो में मनके बनाने का प्रसिद्ध केंद्र था। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तापी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो इनमें से जो नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है वो नदी है नर्मदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर में यह स्थित है धुआंधार जलप्रपात। और यह किस नदी पर बनता है? तो यह बनाता है नर्मदा नदी पर।
फिर हम बात करें नर्मदा नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से निकलती, ठीक है, अमरकंटक पठार से यह निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके, फिर बात करें तापी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो तापी नदी जिसे ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तापी नदी को ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत से यह निकलती है, ठीक है, तापी नदी। फिर बात करें गोदावरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, इस नाम से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। फिर बात करें महानदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से, ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है महानदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन या लाला लाजपत राय? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल यह काकोरी ट्रेन डकैती में भी शामिल थे, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात करें जतेंद्र नाथ मुखर्जी, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी यह युगांतर पार्टी के सदस्य थे, नेता थे, ठीक है ना, युगांतर पार्टी के नेता थे। सूर्यसेन तो यह एक बंगाली क्रांतिकारी थे, बंगाली क्रांतिकारी थे, ठीक है। सूर्यसेन इन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार में शस्त्रागार छापे में, ठीक है, छापे का नेतृत्व किया था, इसके लिए इन्हें जाना जाता है सूर्यसेन को, ठीक है। फिर है लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। और यह गरम दल के नेता थे, ठीक है, गरम दल के नेता थे, लाल बाल तिकड़ी में यह शामिल थे लाला लाजपत राय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी? अमुक्त माल्यदय, जामवती कल्याणम, राय बाचकुम या सत्यवधु परिणय? तो इनमें से जो कृति कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी तो ये है अमुक्त माल्यदा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश एक बाहरी एजेंसी है जो किसी पिंड की ब्राह्म अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है? ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा या बल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बल, जो कि एक बाहरी एजेंसी है जो किसी पिंड की ब्राह्म अवस्था एक समान गति को बदलने के लिए
लगाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं का शुभारंभ किन दो देशों में हुआ था? तो फरवरी 2024 में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किन दो देशों में हुआ था? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और मालदीव, श्रीलंका और सिंगापुर, या श्रीलंका और मॉरिशस? तो ये हुआ था श्रीलंका और मॉरिशस में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% डैश कहाँ जाता था? भोग, सरदेशमुखी, चौथ या भागा? तो दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का, ठीक है, 25% चौथ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथ कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है, भारत के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका फरवरी 2024 में निधन हो गया? तो अंशुमन गायकवाड़, सुशील गायकवाड़, विजय प्रकाश गायकवाड़ या दत्ताजीराव गायकवाड़? तो भारत के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, कौन थे जिनका फरवरी 2024 में निधन हो गया? तो ये थे दत्ताजीराव गायकवाड़। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े थे? 1857 का विद्रोह, 1899 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह, 1921 का मपिला विद्रोह, या 1763 1800 का सन्यासी विद्रोह? तो इस घटना से मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, तो यह जुड़ी थी 1763 1800 का सन्यासी विद्रोह घटना से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के मध्यावकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? किस अनुच्छेद में? 212, 214, 213 या 210? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 213 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उसके नृत्य रूप के साथ सम्मिलित नहीं है? पहला है माधवी मुदगल जो कि उड़ीसी, सास्वती सेन भरतनाट्यम, नंदिनी सिंह कथक और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। तो इनमें से जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उसके नृत्य रूप से साथ सम्मिलित नहीं है वो है शाश्वती जैन और सास्वती सेन भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सास्वती सेन यह जुड़े थे कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य से ये जुड़े थे सास्वती सेन। बाकी माधवी सेन मुदगल तो ये उड़ीसा का सही है, नंदिनी सिंह कथक ये भी सही है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी ये भी सही है। अब हम बात करें जैसे कि उड़ीसी, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक 12 वोल्ट बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोधक से जुड़ी है। यदि 2 mA की धारा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान डैश होता है? 600 ओम, 6 ओम, ये 6000 ओम या 60 ओम? तो यहाँ में 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, जो कि एक अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि 2 mA की धारा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान डैश होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्ट दिया गया है 12, ठीक है, और एम्पियर अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, धारा यहाँ पे निकालेंगे, हमें पहले दी है 2 mA, इसे हम एम्पियर में निकालेंगे तो ये आएगा 0.002 एम्पियर। ठीक है, फिर अब हम इसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे R बराबर वोल्ट बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो हमें वोल्ट दिया है और I दिया है, R हमें ज्ञात करना, तो इसे हम पलट देंगे तो R बराबर V अपॉन I। तो V दिया है 12, I दिया है 0.002, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, और यहाँ के दशमलव हटा के ऊपर लगा देंगे तो ये यहाँ पे 2 शून्य बढ़ जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 6000 ओम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडिगो प्लांटर से संबंधित मुद्दे, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था ये किससे संबंधित था? तो ये था इंडिगो प्लांटर से संबंधित मुद्दे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन ये है 1942, हाँ 1942 में। और साइमन कमीशन तो ये 1927 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती? असम, राजस्थान, गुजरात या त्रिपुरा। तो कर्क रेखा जो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती। और वो 8 राज्य कौन से हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो ये 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और फिर इनमें से किससे नहीं गुजरती है ये कर्क रेखा? तो यह नहीं गुजरती है, एक मिनट, ये तो साथ हुई, हाँ एक ही है। ठीक है, तो ये नहीं गुजरती है असम से। राइट आंसर ऑप्शन ए असम। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 149। तो ये भारत का संविधान जो अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित है, ये है अनुच्छेद 151। सॉरी। ठीक है, अनुच्छेद 151 से। ओके। चलिए नेक्स्ट है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को डैश के नाम से जाना जाता है? द्वीप, घाट, दून या दर्रा। तो निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? अध्यक्ष, राज्य विधानसभा, राज्यपाल और संसद। तो राज्यसभा में विधान परिषद को संसद द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ओके। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार, अमनदीप शर्मा, आकाशदीप नंदी या अनुपम रोतले। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? पराग, परागकोश, तंतु या वर्तिका। तो जो पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है वो है वर्तिका। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का प्रकार नहीं है? अरावली पर श्रृंखला, राइन घाटी, अपालाचियन या यूराल पर्वत। जो बलित पर्वत का प्रकार नहीं है वो है राइन घाटी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामयोत्तर भी कहा जाता है? तो किसे यामयोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 82 डिग्री 30 ई को। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है, अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? मज्जा, सेरिब्रम, सेरिबर्म या हाइपोथैलेमस। तो ये अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? तो ये है सेरिबर्म। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, सेरिबर्म हिस्सा घायल हो गया है अगर। ओके। नेक्स्ट है,
कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोशिका या अंतःदेवी जालिका। तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड, ठीक है, ये द्वारा निर्मित होते, तो ये होते अंतःद्रव्य जालिका द्वारा निर्मित होते। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है ए है एक और दो दोनों, बी ना तो एक ना ही दो, और सी केवल दो, या डी केवल एक। तो संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में जो कथन सही है वो है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो यानी कि केवल दो इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, उड़ीसा या दादर और नगर हवेली। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।